अक्टूबर नवंबर 2025 पेपर 4 वेरिएंट 3 सवा घंटे का पेपर है। लेट्स स्टार्ट। अ हार्ड बॉल इज ड्रॉप। अ हार्ड बॉल का मतलब समझते हैं आप लोग? अ हार्ड बॉल इज ड्रॉप vertically downward. Figure 1.1 shows the speed time graph for the ball when it is dropped until it hits the ground. हार्ड बॉल है इसलिए हार्ड बॉल का मतलब है कि जाहिर सी बात है कि वो अंदर से सॉलिड है, ये मतलब है उसका। और उस पे एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रही है, एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रही है, एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड। ठीक है। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉल इन फिगर 1.1। ठीक है। मोशन ऑफ द बॉल है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो उसको आप कैसे लिखेंगे भाई, और कैसे पता आपको कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन? सही। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉल इन फिगर 1.1। ठीक है। सो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? शो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इज 1.8 मीटर। शो कैसे करेंगे? जाहिर है उसका एरिया निकालेंगे। कहां तक? जहां तक 0.6 सेकंड तक। ठीक है। 0.6 सेकंड तक इस पूरे रीजन का आप एरिया निकाल लें। ठीक है। तो 0.6 है और वर्टिकली कितना हो जाएगा? अब आप देखेंगे वर्टिकली इसके बिल्कुल बीच में इधर कहीं आ रहा है। ठीक है। वर्टिकली इसके कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है, तो जब वर्टिकली कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है तो आप इसको क्या करेंगे? इधर देख लीजिए, ये 2 4, उसके बाद ये 6 है, तो ये बीच में आपका 5 होगा, कहीं ना कहीं आपका 5 होगा। ठीक है। तो बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे 5 है। 5.246 नहीं, 5 5 है। 5.2468, तो ये 5.9 सेकंड कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्लियर? 5.9 और 0.6 हो जाएगा। तो एरिया निकालते हैं। सो इसका एरिया आएगा 1/2 इंटू, और एरिया आपको क्या देगा? एरिया आपको डिस्टेंस ट्रेवल देगा। सो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये 1/2 इंटू 0.6 इंटू 5.9। जी क्या वैल्यू आएगी? ये कैलकुलेटर अपने हाथ में रखिएगा बेटा, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम बैठ के कैलकुलेशन पर टाइम जाया करें। ठीक है। इंटू 0.6 इंटू 5.9, 1.77 मीटर। ठीक है। सो राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1.8 मीटर हो जाएगा। ठीक है। द मास ऑफ द बॉल इज 0.54 kg। ठीक है। The mass of the ball is 0.54 kg. Calculate the gravitational potential energy stored in the ball immediately before it drops. So the gravitational potential energy की अगर मैं बात करूं तो gravitational potential energy is equals to mgh is equals to 0.54 into 9.8 multiply by height कितनी है? 1.8 मीटर। जी। ठीक है। 0.54 into 9.8 multiply by 1.8, ये हो जाएगा 9.5। अब 5 2 है तो उसको राउंड ऑफ करके 9.5 जूल कर देंगे। ठीक है। उसको हमने 9.5 जूल कर दिया। ठीक हो गई बात? उसके बाद नेक्स्ट चलें। डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल व्हेन इट हैज फॉलन हाफ वे टू द। अभी 9.5 जूल है। ठीक है। तो 9.5 जूल पे तो आपकी आ रही है, तो इसको हम हाफ कर देते हैं। ठीक है। तो हाफ इसका कितना हो जाएगा? क्योंकि जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। सो ये आपका हो जाएगा, हाफ हो जाएगी उस वैल्यू का। ठीक है। तो प्रीवियस वैल्यू हमारी कितनी थी? 9.5 जूल। 9.5 जूल का हाफ हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। सो अब 9.5 डिवाइड बाई 2 कर लें तो 4.75 जूल हो जाएगा। अगर मैं इसको 9.525256 डिवाइड बाई 2 करता तो 4.76 होती है। ठीक है। तो 4.76 बनती है। ठीक है। अगर मैं इसको प्रीवियस एक्चुअल वैल्यू लेके चलूं तो ये 4.52 बनता है। तो ये इसका हाफ जो है तकरीबन 4.76 जूल बनता है, जिसको अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो 4.8 जूल बनता है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? टू सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करूं तो इसको 4.8 जूल बनता है। क्लियर है बेटा?
सही है। वो कह रहा है द सेम बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम एन एयरप्लेन, एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स ऑन द बॉल। ठीक है, अब अगर उसी बॉल को एयर रेजिस्टेंस से गिराया जाए, सेम बॉल को अगर गिराया जाए एयरप्लेन से, तो एयर रेजिस्टेंस पे एक्ट करेगी। अब जब एयर रेजिस्टेंस पे एक्ट करेगी तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉल चेंजेस from when it is dropped to just before it hits the ground. Use the idea of forces in your answer. Forces का आइडिया जो है ना वो हमने लगाना है। अब कैसे लगाना है उसको देखिए। सबसे पहले के जो उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, वो उस वक्त जाहिर सी बात है अनबैलेंस फोर्स की वजह से होगी, रिजल्टेंट फोर्स की वजह से होगी, और वो जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ उसका वेट होगा। इनिशियली उसका वेट होगा, उसके बाद जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जाएगी एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एयर रेजिस्टेंस उसकी जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको डिक्रीज करती चली जाएगी। एक वक्त आएगा कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा। ठीक है, आ रही बात समझ रहे हो? तो फोर्सेस का तस्करा हमने करना है, 3 मार्क्स है। सबसे पहले हमने क्या क्या बताना है, ठीक है, देयर इज इनिशियली there is there is a weight, the weight only which is acting on it, causing resultant force and acceleration. क्लियर है? सबसे पहले तो उस पे यही, इस पे एक्सेलरेशन लग रही होगी जिसकी वजह से, वेट की वजह से है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमने क्या लिखना है, as the speed increases, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जाएगी एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एज वेल, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस causing decreasing causing or decrease in रिजल्टेंट फोर्स। आ रही बात समझ में? रिजल्टेंट फोर्स को डिक्रीज करते चली जाएगी। ठीक है जी, आ रही बात समझ, विच इज डाउनवर्ड, जाहिर सी बात है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस। अब क्या होगा, इवेंचुअली where eventually reaching a point where air resistance becomes equal to the weight causing terminal velocity। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी कह लें या आप कह सकते हैं कि जीरो एक्सेलरेशन। ये 3 कलर से 3 अलग अलग सेंटेंसेस लिखे जिसपे अलग अलग मार्क्स हैं। ठीक है, एक मार्क इस इंफॉर्मेशन के ऊपर है कि इनिशियली वेट इज द रिजल्टेंट फोर्स, एक मार्क आपका जो है वो एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो डिक्रीज हो रही है इस पे है, और एक मार्क आपका जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी पर है कि व्हेन द टू फोर्सेस बिकम इक्वल, टू फोर्सेस बिकम इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट, सॉफ्ट बॉल इज ड्रॉप बाय द स्टूडेंट सो दैट by the student so that it bounces on the ground. Figure 1.2 shows the height time graph for the ball. The height is measured from the ground. The ball bounces for the time. The ball bounces 4 times. Explain why the change in the height of the ball between B and C is less than the change in the height between A and B. वो कह रहा है कि A से लेकर B तक की जो हाइट में चेंज हो रहा है वो ज्यादा है, और B से लेकर C तक की जो हाइट में चेंज हो रहा है वो कम है, जस्ट बिकॉज कि बॉल जब स्ट्राइक कर रही है तो स्ट्राइक करते हुए जमीन पर वो कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी का हिस्सा, अपनी काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा कुछ ना कुछ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में या साउंड एनर्जी में या थर्मल एनर्जी में लगा रही है। सो एनर्जी कुछ ना कुछ जो है वो लॉस हो रही है, तो इसकी वजह से उसकी हर दफा उसकी हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है।
इज दैट क्लियर? साउंड एनर्जी भी हो सकती है, थर्मल भी हो सकती है, इलास्टिक पोटेंशियल भी हो सकती है, क्योंकि बॉल दब रही है। लेकिन प्रॉब्लम है कि इसने सॉफ्ट बॉल बोला है, तो अब इलास्टिक पोटेंशियल का वर्ड भी यूज किया जा सकता है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? ठीक है, तो अब वो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द, अब वही वाली बात है कि अब उसको एक्सप्लेन करना है 2 नंबर के लिए। तो हम पहली तो हम बात ये करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग एवरी हिट, ड्यूरिंग, ठीक है, कोलिजन ऑफ द बॉल आने की, ड्यूरिंग एवरी कोलिजन ऑफ द बॉल विद द ग्राउंड, ठीक है, ड्यूरिंग एवरी कोलिजन ऑफ द बॉल विद द ग्राउंड, ठीक है, सम सम ऑफ द एनर्जी, सम ऑफ द sum of the energy sum of the energy has been converted into thermal, sound or elastic potential energy. Is that clear? आ रही बात समझ में? क्लियर है बच्चों? Yes. ठीक है, therefore the gravitational potential energy, ठीक है, the gravitational potential energy की बात हो रही है, ठीक है, at C is less than at A. A cricket ball is traveling at a speed of 25 meters per second horizontally through the air. The mass of the ball is 0.14. ठीक है, player catches the ball and the ball comes to rest. ठीक है, वो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टली जो है वो बॉल ट्रेवल कर रही है स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, द मास ऑफ द बॉल इज 0.14 kg, प्लेयर ने बॉल को कैच किया, बॉल कम टू रेस्ट, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा इस बात को समझिएगा। बॉल रेस्ट में आ गई, दिस वाज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इज 0 और दिस इज द मास। आरी बात समझ, कह रहा है कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम आपको कैसे निकालेंगे भाई? चेंज इन मोमेंटम इज मास इनटू डेल्टा वी। आ रही बात समझ में? मास कितना है? 0.14 इंटू वी माइनस यू। ठीक है, वी माइनस यू, सब मैं पहले लिख देता हूं तरीके से, पहले बाद में सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, 0.14, ठीक है, 0 माइनस 25। तो अब आप कर लें इसको, कैसे निकालेंगे आप जी? 25 इंटू 0.14, ठीक है, 25 इंटू 0.14 कितना होता है? 3.5। दिस वुड बी 3.5 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन सेकंड। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। यूनिट लास्ट में लिखिएगा 3.5 न्यूटन सेकंड लिख लें या किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख लें। द प्लेयर्स हैंड आर इन कांटेक्ट विद द मूविंग बॉल फॉर अबाउट 9.7 मिलीसेकंड, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। सो दिस वुड बी 3.5 divided by 9.7, 9.7 into 10⁻³ ये मिली सेकंड है। ध्यान से सबके सब बेटे, सही? तो ये हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 9.7 एक्सपोनेंट -3। तो ये फोर्स होगी 360.82। सो दिस वुड बी 361। अब देखना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं।
तमाम जगह पे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो मैं दो सिग्निफिकेंट फिगर में ही राउंड ऑफ करूंगा इसको 360 में, ठीक है, नियरेस्ट इसकी 360 है, दो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करूंगा। नेक्स्ट है फिगर 3.1 शोज अप क्वेश्चन, देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। सेंकी डायग्राम्स है, आपको पता है इसके बारे में। फिगर 3.1 शोज अ सेंकी डायग्राम फॉर द पावर ट्रांसफर इन अ कोल्ड फायर्ड पावर स्टेशन। इनपुट पावर कितनी है फ्यूल में, वो है 3400 मेगावाट, ठीक है। यूजफुल पावर आउटपुट है वो देखनी है, उससे हम एफिशिएंसी निकालेंगे। पावर वेस्टेड इन पावर स्टेशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी 2200, ठीक है। और जो पावर यूज हो रही है उसको खुद को चलाने के लिए वो है 40 मेगावाट, और जो ट्रांसमिशन में जो पावर इस्तेमाल हो रही है वो है 25 मेगावाट। यूजफुल पावर आउटपुट कितनी है, तो 3400 में से इन सबको ऐड करके निकाल लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? सो अब देखिए, शो दैट द यूजफुल पावर आउटपुट फ्रॉम द पावर स्टेशन इज अप्रोक्सीमेटली 1100 वॉट। अब ये कैसे आएगी 1100 वॉट, इसको जरा देख लीजिए, ठीक है। आ रही बात समझ में? देखिए, यूजफुल पावर आउटपुट की बात कर रहा है, इन सब की भी बात कर रहा है। तो वो कैसे निकालेंगे आप, ऐसे निकालेंगे आप कि यूजफुल लिखेंगे आप पावर, यूजफुल आउटपुट इज इक्वल टू 3400 माइनस 2200 माइनस का 40 माइनस का 25 इज इक्वल टू, ठीक है भाई, 3400 माइनस का 2200 माइनस का 40 माइनस का 25 इज इक्वल टू 1135। अभी 1135 मेगावाट तो है, बट जब आप राउंड ऑफ करेंगे 1100 मेगावाट लिखेंगे और ब्रैकेट में 2SF लिख दें। क्लियर? दो सिग्निफिकेंट फिगर। कैलकुलेट द एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर यूजफुल आउटपुट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिवाइड करें इसको, ठीक है, पावर टोटल इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो यूजफुल पावर आउटपुट कितनी है बच्चों, वो थी 1100, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1100 डिवाइड बाय टोटल इनपुट कितनी थी 3400, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आंसर बनेगा बच्चों? 32.35। जी बोलिए। 32.35। 35। 32.35, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे टू सिग्निफिकेंट फिगर में तो 32% बनेगा। डिस्क्राइब हाउ यूजफुल एनर्जी मे बी ऑब्टेन फ्रॉम जियोथर्मल रिसोर्सेज, ठीक है। तो वाटर को पंप किया जाता है ग्राउंड के अंदर, ठीक है, और जो रॉक है वो उसको हीट करती है। उसके बाद क्या होता है, स्टीम जो है वो बाहर आती है और उससे वो बिल्डिंग्स वगैरह को हीट किया जाता है। सिंपल इज दैट। तो दो नंबर का है, तो पहला नंबर तो हमें मिलेगा कि पानी अंदर जा रहा है और वो जो रॉक है वो उसको हीट कर रही है। उसके बाद स्टीम जो है वो बाहर आ रही है, उससे बिल्डिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, या जनरेटर में या टरबाइन वगैरह में यूज कर रहे हैं, ठीक है। वाटर इज पम्प्ड द ग्राउंड and is heated by hot rock while it comes out of the ground as a steam and is used to heat the building और इन, तो बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होगी और इन running turbines of the generator. I believe that is more appropriate.
क्लियर है? ठीक है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को आप कह सकते हैं। जगह है तो लिख दीजिए। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास टैंक कंटेन्स 3 मीटर क्यूब ऑफ द लिक्विड, द मास ऑफ द लिक्विड इज 2800। ठीक है, कैलकुलेट द डेंसिटी। काम खराब होता है। सो so 933.33। सो 9 अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर में 930 हो जाएगा। ठीक है, फॉर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अ मेटल ब्लॉक इज प्लेस्ड इन द टैंकर, a metal block is placed in the tank and it sinks to the bottom. The top of the surface of the block is 1.1 meter below the surface of the liquid. ठीक है, calculate the force exerted by the liquid on the top of the block. टॉप ऑफ द ब्लॉक पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो निकालना है। भाई उसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो प्रेशर निकालें, तो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच हो जाएगा। ठीक है, ऑन द टॉप। ठीक है, अब आप यहाँ से प्रेशर निकालें, प्रेशर को आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि लिक्विड का प्रेशर इसी तरीके से काम करता है। सो प्रेशर की जगह आप लिखेंगे फोर्स एट द टॉप डिवाइडेड बाय एरिया, तो रो जी एच। तो फोर्स एट द टॉप इज इक्वल टू रो जी एच और एरिया। एरिया कौन सा भाई? ये टॉप वाला एरिया। क्लियर है? सो अब आप यहाँ पे देखिए, तो ये डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड कितनी गिवन है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड गिवन है 930। सो राइट हियर 930 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 1.1 मल्टीप्लाई बाय ये टॉप का एरिया। तो टॉप का एरिया 0.45 इंटू 0.3 हो जाएगा, 0.45 इंटू 0.3। ठीक है, सो 930 इंटू 9.8 इंटू 1.1 इंटू 0.45 इंटू 0.3, ये आ रहा है 1353.49। सो राउंड ऑफ करके ये हो जाएगा 1400 फोर्स है ना, 1400 न्यूटन हो जाएगी। चेक करिएगा जरा अपने पास, ना समझ में आया पूछ लीजिए जी। ठीक है, 1400 न्यूटन। उसके बाद ये ले भाई क्वेश्चन ही पलट दिया पूरा। अब क्या किया क्या है, देखो हमने टॉप पर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो प्रेशर है ना वो बराबर होगा रो जी एच। वो सिर्फ लिक्विड का प्रेशर है, ऊपर एटमॉस्फेयर भी लगा रहा है उसको छोड़ दें आप, उसकी बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ लिक्विड की बात कर रहा है। तो यहाँ तक का जब आप प्रेशर निकाल देंगे ना तो उस प्रेशर को आप एरिया से डिवाइड, एरिया से आप उसकी जगह प्रेशर की जगह आप फोर्स पर यूनिट एरिया रख देंगे। ठीक है, रिप्लेस कर देंगे और एरिया को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी फोर्स आ जाएगी टॉप पे कितनी लग रही है। क्लियर? अच्छा जी, फिगर 4.2 shows a part of the steel railway track. There are small gaps between the sections of the rail. पूछता है भाई क्यों आप क्यों गैप रखते हैं, रीजन क्या है गैप रखने का? ठीक है, तो भाई गैप रखने का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये होता है थर्मल एक्सपेंशन, और क्या? ठीक है, एनीवेज state why the gaps are needed between the sections of the rail. Explain your answer in terms of particles. ठीक है, अब सबसे पहले तो स्टेटमेंट हमें देनी पड़ेगी कि थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, और जब थर्मल एक्सपेंशन होता है तो बकलिंग होती है, आपको पता है सबको। ठीक है, बकलिंग में क्या होता है कि ये ऐसे मुड़ जाता है, तो इस पे फोर्स यूं अप्लाई होती है, ऐसे मुड़ जाता है साइड से। ठीक है, इसे बकलिंग कहते हैं। बैंडिंग ये होती है कि जब फोर्स ऐसे अप्लाई हो रही हो, बकलिंग ये कि जब फोर्स ऐसे अप्लाई हो रही हो। ठीक है, एक्सियली अप्लाई हो रही हो। ठीक है, ठीक है, तो टू प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन, ये स्टेटमेंट है, टू प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन या टू प्रिवेंट बकलिंग। ठीक है, अच्छा अब कुछ लोग बैंडिंग भी लिखते हैं तो ठीक है, वो लफ्ज में चलता है, वो लफ्ज में एक्सेप्टेबल है, वरना अदरवाइज बैंडिंग में और बकलिंग में फर्क है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है कि पार्टिकल्स व्हेन देयर इज व्हेन देयर इज अ हाई टेम्परेचर, ठीक है, और व्हेन देयर इज अ सनी सीजन, particles vibrate faster due to thermal expansion, or due to high temperature particles vibrate faster, so particles have high kinetic energy. ठीक है, so the space between particles
get increased. ठीक है, so due to high temperature, particles faster, so the average speed क्लियर है भाई? ठीक है, हाई टेम्परेचर की वजह से फास्टर मूव करेंगे, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो स्पेस है वो इंक्रीज होती चली जाएगी. नेक्स्ट क्या है, फिगर 4.3 shows the saucepan of the boiling water on the heating ring of an electric cooker. ठीक है, the handle is made from plastic. Explain why this is the material is suitable. प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर. ठीक है, तो और पुअर कंडक्टर है, लेकिन जाहिर है वो बहुत जल्दी क्या होगा, गर्म भी नहीं होगा. ठीक है, या इट रिड्यूसेस द हीट फ्लो या हीट ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द हैंड. ठीक है, आ रही बात समझ में? तो मैं लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा है, यहां से स्टार्ट करें. एज प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड, ठीक है, एंड reduces heat flow. ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में? reduces heat flow to the hand. पुअर कंडक्टर पे एक मार्क है, reduces heat flow पर एक मार्क है. ठीक है, नेक्स्ट, electromagnetic waves have many uses. One, on figure 5.1, draw one line from each to use use to the region of the electromagnetic spectrum it uses. ठीक है, अच्छा, उसका यूज लिया हुआ है, लिखा हुआ है, और रीजन ऑफ EM स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है. तो अब उसको आपस में आपने जो है वो मैच करना है. क्या कहते हैं उसको, मैच द कॉलम. जैसे सबसे पहले सिक्योरिटी मार्किंग. अब सिक्योरिटी मार्किंग आपकी कहाँ यूज होगी, तो जरा देखो, अल्ट्रावायलेट रेज इस्तेमाल की जाती है, तो एक तो आपका ये हो जाएगा. ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज आपकी जब वो इस्तेमाल होती है. दूसरा, अगर मैं ब्लूटूथ की बात करूं, तो ब्लूटूथ में कौन सी इस्तेमाल होती है बेटा, कुछ पता है? ब्लूटूथ में आपकी देखो, गामा रेस तो इस्तेमाल नहीं हो सकती, अल्ट्रावायलेट नहीं हो सकती, इंफ्रारेड और रेडियो में से एक होगी. ठीक है, सो इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल्स वगैरह के अंदर होती है, तो ब्लूटूथ में आपकी रेडियो जाएगी. ठीक है, दिस इज द पॉसिबिलिटी. ऑप्टिकल फाइबर में आपको पता है इंफ्रारेड जाती है. ठीक है, और डिटेक्शन ऑफ कैंसर में यकीनन आपकी गामा, वो गामा नाइफ रेडियो सर्जरी के बारे में पता है आप लोग को. ठीक है, आ रही बात समझ? ठीक है, आगे चलते हैं. State one advantage of using microwave compare with the radio wave to transfer mobile cell phone signals. ठीक है, वो कह रहा है कि एक एडवांटेज में कि माइक्रोवेव जो है वो रेडियो वेव से हम कंपेयर कर सकें. ठीक है, देखो उसकी वजह ये है, वो कह रहा है कि स्टेट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग माइक्रोवेव कंपेयर्ड विद द रेडियो वेव टू ट्रांसफर मोबाइल सिग्नल. उसकी वजह ये है कि शॉर्ट एंटीना आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक है, शॉर्ट एरियल कह लें या शॉर्ट एंटीना कह लें, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा. अदरवाइज आपको एंटीने का साइज बढ़ाना पड़ेगा. वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो एंटीने का साइज भी आपको बढ़ाना होती है. तो माइक्रोवेव में आपकी हाई रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन आएगा, जस्ट बिकॉज के लो सिग्नल डिग्रेडेशन है माइक्रो के अंदर, और रेडियो में ज्यादा है. ठीक है, तो ये दो तीन बातें आपकी मर्जी, आप कोई भी लिख लें. ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं, माइक्रोवेव हैज हाई डाटा ट्रांसफर रेट ड्यू टू लो सिग्नल डिग्रेडेशन. ठीक है, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव. सब चीजें एक ही जगह पूछ रहा है, बता देते हैं. ठीक है, ठीक है, इन ट्रांसफर्स वेव
the direction of vibration of particles is perpendicular to the direction of energy transfer. While in longitudinal wave, these are parallel with each other. क्लियर है? सही है भाई? ठीक है, तो एक ये मेन एक डिफरेंस हमने बता दिया। दूसरा ये कि भाई हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ कंप्रेशन रेयरफैक्शन होता है लॉन्गिट्यूडनल में, और ट्रांसफर्स में आपका क्रस्ट रफ होता है। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, लॉन्गिट्यूडनल वेव को हर हाल में मीडियम रिक्वायर है। ऐसी कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है जो कि बगैर मटेरियल मीडियम के ट्रैवल करती हो, ठीक है। जबकि ट्रांसफर्स में आपको मिली जुली चीजें मिलेंगी। ट्रांसफर्स में दोनों पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ट्रांसफर है, वाटर वेव भी ट्रांसफर है। वाटर वेव को तो जाहिर है मीडियम चाहिए ही चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसको मीडियम की जरूरत नहीं, मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। अब आइए आगे, ये फाइन। तो फिगर 5.2 shows a simplified diagram of seismic P wave traveling through earth। अच्छा भाई, वो कह रहा है कि फिगर 5.2 is a simplified diagram of seismic wave traveling through the earth. The path of the waves are curved, ठीक है। seismic waves are produced by rock movement in earth। प्राइमरी seismic wave है, और दूसरी जो है सेकेंडरी होती है, और एक टर्शरी भी होती है, ठीक है। एनीवेज देखते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे। तो जो प्राइमरी सेस्मिक वेव है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल, जो सेकेंडरी सेस्मिक वेव है वो होती है ट्रांसवर्स, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेस्मिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रॉक मूवमेंट इन अर्थक्वेक। स्टेट द टाइप ऑफ द वेव पी वेव्स कैन बी मॉडल्ड एज। कौन सी टाइप ऑफ द वेव है? तो ये आपको पता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। प्राइमरी वाली लॉन्गिट्यूडनल होती है। उसके बाद एट पॉइंट एक्स the P wave travels from solid mantle to the liquid core at point X, ठीक है। इस पॉइंट X पे ये जो वेव है ये सॉलिड से आ रही है बाहर से। अब ये बड़ी गहरी बात है समझना, ये कोर है, ठीक है। आ रही बात समझ में? और अर्थ कोई कहां पर आ रहा है? अर्थ कोई इस जगह से आ रहा है, यहां से ये वेव जनरेट हो रही है, और जैसे ही ये लिक्विड की तरफ आ रही है, ये लिक्विड कोर है, बाहर सॉलिड है, तो सॉलिड से जब वो अंदर लिक्विड में आ रही है तो ये वेव यहाँ बैंड हो रही है। ये बैंडिंग क्यों हो रही है सवाल कर रहा है भाई, रिफ्रैक्शन है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव आएगी तो बैंड होगी, दिस बैंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। खत्म हो गई बात। इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रही है, वेव यूं आ रही है और फिर ये बैंड हो रही है, फिर वैसी जा रही है, ठीक है। आउटर कोर है, मतलब लिक्विड का आउटर कोर है, ये लिक्विड है। उसके बाद फिर ये एक और कोर आता है अंदर, ये इनर कोर कहलाता है, ये लिक्विड का कोर है। तो जाहिर सी बात है यहाँ ये हिस्सा सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो सॉलिड से लिक्विड में आएगा तो बेंडिंग होगी, मीडियम चेंज होगा, बेंडिंग होगी, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। एक्सप्लेन द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेव एट पॉइंट एक्स, ठीक है। तो एट पॉइंट एक्स पे क्या होगा भाई? स्पीड चेंज होगी, ठीक है। स्पीड चेंज होगी तो ऑब्वियसली बात है कि रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है। दिस इज रिफ्रैक्शन, ठीक है, ड्यू टू change in densities of medium, speed and direction of wave propagation
ऑल्सो चेंज। ठीक है भाई, डेंसिटी की चेंज होने की वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और क्या चेंज हो रही है, स्पीड भी चेंज हो रही है। The Earth's surface absorbs incoming radiation from the sun and also emits thermal radiation from its surface. Over the past 50 years, scientists estimate that the average temperature of the Earth's surface has increased by approximately 0.75 degrees centigrade. Explain what is causing this average temperature rise. वो कह रहा है कि भाई ये एवरेज टेम्परेचर राइज क्यों हो रहा है। भाई उसके रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो आपका ये हो सकता है कि वो ग्लेशियर्स आपके मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, और ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं, जितना वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे उससे ज्यादा वो उनके मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा ये कि आपका दरख्त जो है वो काट रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और इसकी एक आम सी एग्जांपल है, अगर आप शहर से थोड़ा सा बाहर जाए तो हवा ठंडी हो जाती है। क्यों? शहरों के अंदर गाड़ियों की धुओं की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड नीचे होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो एरिया गर्म होता है। और जैसे ही आप शहर से बाहर जाते हैं, बहुत ज्यादा दरख्त होते हैं, जंगल होते हैं, इतनी हरियाली नहीं होती। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाहौर, प्रॉब्लम वहां की डिफरेंट है, लाहौर तो बिल्कुल ही एक अलग ही सिनेरियो है। तो जैसे ही आप शहर से बाहर जाते हैं, थोड़े दरख्त दरख्त ज्यादा होते हैं, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा नहीं है, ट्रैफिक इतना नहीं है, तो जिसकी वजह से एयर जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीट ट्रैप नहीं कर पाती, तो वहां पे थोड़ा ठंडक होती है कंपैरेटिवली। क्लियर है? सो एक तरह का ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब हम इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा। 2 मार्क्स है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एक्सप्लेन व्हाट इज कॉजिंग दिस एवरेज टेम्परेचर राइज। ठीक है, इट इज ड्यू टू किस वजह से? ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? गैस को ट्रैप करता है, यानी हीट को ट्रैप करता है। ठीक है, विच हीट, ठीक है, वो हीट को ट्रैप करता है और क्या करता है? which is then unable to escape from of earth। कह रहे हैं, आ रही बात समझ में? ठीक है, हीट कह लें या रेडिएशन कह लें, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ऐसी। ठीक है, चले आगे मूव करें। नेक्स्ट है, ठीक है, फिगर 6.1, अ सर्किट विच इंक्लूड्स एलडीआर सर्किट। अब ये एलडीआर है, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है। ठीक है, ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है, इसमें यहाँ पे एक एलडीआर लगा हुआ है। ठीक है, द एलडीआर इज इन अ ब्राइटली लिट रूम, द वोल्टमीटर रीड्स 1.8 वोल्ट, कैलकुलेट द करंट इन 400 ओम रेजिस्टर। ठीक है, वोल्ट मीटर 1.8 वोल्ट रीड कर रहा है, तो इस पे कितना वोल्टेज होगा? सिंपल इज दैट, इस पे वोल्टेज निकाल लो, कि इस पे तुम्हें करंट निकालना है ना, तो करंट निकालने के लिए तुम्हें वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज, ठीक है, एट 400 ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू 5.0 माइनस का 1.8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.2 वोल्ट। तो इस जगह पे जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो 3.2 मिलेगा। ठीक है, अभी जो 3.2 वोल्ट है, इससे करंट निकालो। सो करंट इज इक्वल टू V अपॉन R। सो 3.2 डिवाइडेड बाई 400। ठीक है, सो ये हो जाएगा 0.008 एम्पियर का करंट। क्लियर है? उसके बाद लिख लीजिए यहाँ पे 8, द लाइट ट्रेवल इन अ रूम चेंजेस फ्रॉम ब्राइट टू डार्क। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द वोल्ट मीटर रीडिंग। ठीक है, वोल्ट मीटर की रीडिंग पे क्या होगा? अगर रूम जो है वो डार्क हो जाता है, तो डार्क होने से क्या होगा कि इस जगह पर
तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इसका मतलब है कि ये इंक्रीज तो वोल्टेज भी इंक्रीज। अब वोल्टेज इंक्रीज होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई, ठीक, ये ठीक है, सो वोल्टेज विल इंक्रीज। अब क्यों? बिकॉज बिकॉज ठीक है, कि बिकॉज क्या लिखूंगा भाई, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ LDR increases in dark। आ रही बात समझ में? इट इंक्रीजेस इन डार्क, ठीक है, विच इज प्रोपोर्शनल टू इट्स वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, ऑब्वियसली वो भी इंक्रीज हो, ठीक है, एक रेजिस्टेंस पे एक नंबर मिल जाएगा और एक वोल्टेज इंक्रीज होने पे एक नंबर मिलना है, उनके रिलेशन पे एक नंबर मिलना है, ठीक है। और दूसरी ये कि हाँ, एक इंफॉर्मेशन और, जो सोर्स का EMF है दैट विल बी डिवाइडेड बिटवीन टू रेजिस्टेंस, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across each component equals the ratio of their resistance। क्लियर है? इट इक्वल्स द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, उनकी रेजिस्टेंस का रेशियो, यानी कि आप, अब इसको मैं यहाँ साइड में बता दूं, सो ये R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, सही है। तो अगर एक की रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो जाहिर है दूसरे का वोल्टेज भी बढ़ेगा, मतलब उसी के रेशियो में सामने अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो जाहिर है कि इसका वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, ताकि ये रेशियो आपका सेम रहे, ठीक है। इज दैट क्लियर? Yes. To keep the ratio same। So to keep the ratio same, this change occurs। क्लियर है? ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट है फिगर 6 two light emitting diode LEDs connected in parallel in a circuit। R is a red LED and G is a green LED, ठीक है। अच्छा जी, दोनों का the voltmeter across the LED shows the potential difference of the 2 वोल्ट, ठीक है, दोनों पे 2 वोल्ट है। क्या करें भाई, और दोनों का आपको जो है इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, I वर्सेस V ग्राफ। फिगर यूज फिगर 6.3 टू डिटरमाइन द करंट इन एमीटर, ठीक है। फिगर 3.33 फिगर यूज फिगर 6.3 टू डिटरमाइन द करंट इन एमीटर। अच्छा भाई, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट पे दोनों को 2 वोल्ट मिल रहे हैं। अब दोनों के 2 वोल्ट चेक करने के लिए क्या करें भाई, कुछ नहीं करना, दोनों के 2 वोल्ट है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, दोनों करंट देख लीजिए, 42 ये 44 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 है, ये आपका 12 हो जाएगा। सो 44 प्लस 12 कितना होता है, 56 होगा। तो एक में 44 एक में 12 होगा। तो रेड में 44 है, रेड में 44 मिली एम्पियर, ग्रीन में 12 मिली एम्पियर, ठीक है। करंट क्यों आ रहा है,
सो दोनों करंट जाहिर सी बात है यहाँ से डिवाइड हो रहे हैं, तो पीछे जाके दोनों ऐड ही हो जाएंगे। तो पीछे से ये दोनों सेम है, तो ये 48 प्लस सॉरी 44 प्लस 12 करें तो ये 56 मिली एम्पियर बनता है। ठीक है, तो 56 मिली एम्पियर। तो आप लिख दें फ्रॉम ग्राफ एट 2.0 वोल्ट आर हैज, रेड का कितना है, रेड का 44 है और ग्रीन का कितना है, ग्रीन का 12 है। सो करंट इन एमीटर इज इक्वल टू 44 प्लस 12, 56। ठीक है, क्लियर है। The connections to the power supply are reversed. State the reading on ammeter 0. क्यों? आपने एक कनेक्शन को रिवर्स कर दिया, ये पॉजिटिव वो नेगेटिव कर दिया। अब जब करंट यहां से जाएगा ये रिवर्स बाइस है, करंट पहुंचेगा ही नहीं, तो एमीटर की रीडिंग आपको 0 मिलेगी। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी। आगे क्या है, फिगर 7.1 शोज एन एसी जनरेटर। ठीक है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द स्लिप रिंग एंड ब्रशेस। ठीक है, वो कह रहा है कि स्लिप रिंग और ब्रशेस के वो बताइए कि फंक्शंस बताइए। अब स्लिप रिंग क्या करता है, ये कंटिन्यूस कनेक्शन दे रहा होता है बिटवीन द कॉइल एंड द लैंप। ठीक है, ये कॉइल को इस लैंप के साथ कंटिन्यूसली कनेक्ट करूंगा, क्या कि इट प्रोवाइड्स द कंटिन्यूस कनेक्शन। तो मैं लिखूंगा कि इट प्रोवाइड्स द it provides the continuous connection between coil, सबसे आसान यही है। डिस्क्राइब हाउ एन अल्टरनेटिंग करंट इज जनरेटेड इन द लैंप। लैंप में अल्टरनेटिंग करंट कैसे जनरेट हो रहा है। देखो, होता वही है, आपको पता है कि हमें नहीं पता है किस तरफ घूम रहा है। लेट्स सी कि ये इस तरह से क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ पर अपवर्ड फोर्स लग रही है, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। ठीक है, जब भी अपवर्ड फोर्स लग रही है तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो। तो फ्लेमिंग का जब तुम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एज द कॉइल रोटेट्स इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा और क्या करेगा, एन एन इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इट। कह रहे आ रही बात समझ में? ठीक है, अब सवाल कर रहा है कैसे ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो कैसे जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या बताएंगे, उसके अंदर अपना करंट मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिखना है, द कॉइल रोटेट्स इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। ऑल्दो कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हम ये भी कह सकते थे कि इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड एट इट रोटेट्स। ठीक है, ये भी लिख के जान छुड़ा सकते थे। चलो आगे, अब देखिए अगला पॉइंट, एज एज वन साइड as one side of the as one side of the coil starts to move, जैसे ही वो घूमना शुरू करेगा, ठीक है, in opposite direction। ठीक है, ठीक है, करंट, ठीक है, करंट is induced in the opposite direction। ठीक है,
ड्यू टू, अब ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, यहां तक भी छोड़ सकते हैं। ऑब्वियसली जब फोर्स रिवर्स हो रही है तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी रिवर्स हो रहा है। क्लियर? स्टेट टू पॉसिबल चेंजेस दैट कॉजेज द लार्जर मैक्सिमम करंट इन द लैम्प। ठीक है, जाहिर सी बात है मैक्सिमम करंट करने के लिए आपको पता है क्या, तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दो, स्पीड ऑफ द कॉइल इंक्रीज कर दो। ठीक है, इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर दो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करो, स्पीड की बात कर सकते हो आप। नेक्स्ट है फिगर 7.2 इज अ ग्राफ शो is a graph to show how the electromotive force varies with time for the coil. Determine how many revolutions the coil has made from time is equals to 0 to E. ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन की बात कर रहा है। अच्छा भाई, कुछ तो गिवन होगा, कुछ भी नहीं गिवन। अच्छा भाई, ये तो अजीब सा स्यापा हो गया भाई। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, अच्छा ठीक है ठीक है, ये इधर देखो, ये 1 साइकिल है, ये 2 साइकिल है, और ये हाफ साइकिल है। 2.5 रेवोल्यूशन, 2.5 रेवोल्यूशन। ठीक है, 2.5 रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशंस लिखा हुआ है इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। नेक्स्ट है, ठीक है, फिगर 7.3 shows the end view of the position of the plane of the coil at time t is equal to 0. The coil is this. ठीक है, कॉइल ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, कॉइल इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑन फिगर 7.4 ड्रॉ 4 लाइंस टू मैच द कॉइल पोजीशन टू टाइम्स A, B, C and D. The coil is viewed from the front. Each coil position may be used once, more than once, or not at all. ये एक दफा भी इस्तेमाल हो सकती है, मल्टीपल टाइम भी इन्वॉल्व जो है वो हो सकती है, मल्टीपल टाइम भी यूज हो सकती है। नंबर ए, ठीक है, टाइम लेबल फ्रॉम ग्राफ, ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, ए पोजीशन पे ये कहां पर होगा जरा चेक करो। सबसे पहले तो ये वर्टिकल होगा, तो हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और, हम जरा इसको देखें, इस ग्राफ को देखते हुए फैसला ले लें आप। अगर मैं इस ग्राफ को, क्योंकि इसने कहीं बोला नहीं, अगर ग्राफ को देखते हुए फैसला लूं तो कॉइल की पोजीशन यहाँ पर वर्टिकल होगी, यहाँ हॉरिजॉन्टल होगी, यहाँ फिर वर्टिकल होगी, फिर हॉरिजॉन्टल होगी, फिर वर्टिकल होगी। कह रहे आ रही बात समझ में? अब वो ये कह रहा है, ये लेवल है भाई, ये ए लेवल है, ये बी लेवल है, ये सी लेवल है, ये डी लेवल है। तो ए पे देखो, समझो, यहाँ पर कॉइल की पोजीशन जो होगी ना भाई, इस जगह पे वो वर्टिकल होती है। उसके बाद जब ये घूमता है पहली दफा, ठीक है, अभी शायद तो वो इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, अगर वो इस डायरेक्शन में घूमेगा, जाहिर है घूम के फिर वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ए पे उसकी जो पोजीशन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। उसके बाद फिर यहाँ वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल। ठीक है, सो पॉइंट बी पे वर्टिकल होगी। अब आप मुझसे सवाल करेंगे सर ये कैसे, उसके लिए जरा लेक्चर देख लीजिए मेरा एक दफा जाके। ठीक है, हर क्वार्टर साइकिल के बाद जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होती। ठीक है, ये कॉइल की बात कर रहा हूं। अब कॉइल यहां से दोबारा घूमेगा तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगा इस जगह पर। ठीक है, और उसके बाद दोबारा इस पोजीशन पे कॉइल वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर कॉइल वर्टिकल है। क्यों वर्टिकल है? क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं करता। जब वर्टिकल होता है ना कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है, तो वो कॉइल यूं घूम रहा है ऐसे, फर्स्ट करो यूं घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे काटेगा नहीं,
मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब कटती है? जब कॉइल यूं हॉरिजॉन्टल होता है, तो वो यहां से ऐसे उठने की कोशिश करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड काटता है। तो हॉरिजॉन्टली कॉइल सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड काटता है, इसलिए सबसे ज्यादा ईएमएफ मिलेगा, और वर्टिकली सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड काटता है, इसलिए सबसे कम ईएमएफ मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे कम ईएमएफ मिल रहा है, तो इसका मतलब कॉइल की पोजीशन वर्टिकल है। यहाँ सबसे ज्यादा ईएमएफ मिल रहा है, इसका मतलब है कॉइल की पोजीशन हॉरिजॉन्टल है। सिंपल इज दैट। ठीक है, सो एक बात याद रखना, इस चीज की बेस पे हम सारा फैसला लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये पॉइंट सी है, सी पे भी वर्टिकल होगा कॉइल। ठीक है, ये डी है, तो डी पे क्या पोजीशन हो सकती है भाई? डी पे जो पोजीशन होगी वो पोजीशन, क्योंकि डी इधर है, मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम पे पोजीशन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल होगी। सी मिनिमम है, मिनिमम पे पोजीशन वर्टिकल होगी। बी पे भी वर्टिकल होगी। ए पे हॉरिजॉन्टल होगी क्योंकि मैक्सिमम पर है। और इस पे क्या होगी? इस पे जीरो होगी शुरू में। क्लियर है? ये बात याद रखना। ये डिपेंड करता है कि कॉइल वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कट करेगा, ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, ये वाला हिस्सा नीचे आएगा, तो ऐसे कटेगा यूं। तो सबसे ज्यादा कटिंग हॉरिजॉन्टल पे होती है। वर्टिकल पे वो साइड में जाने की कोशिश करता है अपनी वर्टिकल पोजीशन से, फिर घूमता है। तो जब साइड में जा रहा होता है तो ऐसे कटिंग नहीं करेगा या कम कटिंग करेगा, ना होने के बराबर। तो वर्टिकल पोजीशन पे ईएमएफ जीरो होगा, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ईएमएफ मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, इस पोजीशन पे ईएमएफ मैक्सिमम होगा, इस पोजीशन पे ईएमएफ मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये वर्टिकल पोजीशन है ए। जब ए की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सो ए के लिए ये वाली पोजीशन थी। ठीक है, और बी की बात करूं तो बी जो है वो वर्टिकल पोजीशन भी थी। सी की बात करूं, सी भी वर्टिकल पे ही जाएगा। ठीक है, और अगर मैं डी की बात करूं तो डी हॉरिजॉन्टल पे जाएगा। क्लियर है? कोई भी इस या इस पोजीशन पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो या तो यहां पर था या यहां पर था, यानी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में था। कोई पोजीशन भी ऐसी नहीं है। या तो मैक्सिमम वाली पोजीशन दे रहा है, या हमको मिनिमम दे रहा है। मिनिमम वाली ये है, ये है, दो मिनिमम की पोजीशन है और दो मैक्सिमम की पोजीशन उसने आपको दी है। खत्म, बीच का कुछ भी नहीं दिया। क्लियर है? तो इस तरह से ये मैचिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 8, अल्फा particles are directed at very thin sheet of the gold foil. Giger marks an experiment under the supervision of Rutherford. The following observations provide the evidence for the nuclear model of the atom. State what conclusion may be made about the model of the atom from these observations. Observation number 1, ठीक है, most of the particles pass straight through the foil. सीधे सीधे चलेगा, इसका मतलब है कि most of the atom is empty spaced. ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज वेरी मच स्मॉलर एज कंपेयर टू एटम। ये आप कह सकते हैं, लेकिन हकीकत में मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, ये इसकी कंक्लूजन है। ठीक है, सो आप लिखेंगे कि मोस्ट इज एम्प्टी स्पेस। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? नेक्स्ट है, अ फ्यू पार्टिकल्स बाउंस बैक और आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स। इसकी कंक्लूजन क्या है? कि इसका मतलब है कि न्यूक्लियस पर चार्ज है, यानी कि द चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। ठीक है, द चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। और चार्ज कौन सा है? ब्रैकेट में आप लिख दें उसको पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ठीक है, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। ठीक है, अब सेंटर क्या है? जाहिर सी बात है वो न्यूक्लियस ही है। क्लियर? नेक्स्ट है, फिगर 8.1 shows three beam of ionizing radiation alpha, beta and gamma passing between two parallel plates. The plates are charged and there is a uniform electric field between them. State and explain which path P, Q और R shows the beam of alpha particles. ठीक है, अब देखो बीच वाला तो आपका गामा रेज हो सकती है, कह रहे हैं ना कि अल्फा बीटा एंड गामा है। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों चार्ज प्लेट है। अब मसला ये है कि ये जिसका रेडियस बड़ा है, इसके आर का मतलब क्या है कि भाई ये आगे जाके कहीं ना कहीं, ये कहीं जाके कोई सर्किल तो बन रहा होगा, उसका ये छोटा सा उसकी ये आर्क लेंथ है। ठीक है,
तो ये इतना बड़ा कोई रेडियस जो है उसका ये छोटा सा पार्ट है, एक सर्किल का छोटा सा पाथ है ये, ठीक है। और ये जो है ये एक छोटे से सर्किल का पाथ है। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही आप लोग को? जी बेटा, क्लियर है? अब ये जो बड़े सर्किल का पाथ है, दिस इज द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो आप यहां पे लिख दें कि ये क्या है, ये पाथ, इसका नाम लिख दें पाथ पी इज शोइंग अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कि अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा है। आ रही बात समझ में? तो यूं समझें कि अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा है, उसका चार्ज टू मास रेशियो कम है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा है और ज्यादा होने की वजह से उसकी डिफ्लेक्शन बी क्या है, ठीक है, उसकी डिफ्लेक्शन कम है, ठीक। देखो अल्फा particles alpha particles have greater mass, so that greater mass than beta particle, than beta particles, therefore it has therefore it has less deflection, ठीक है। therefore it has less deflection, clear? आ रही बात समझ में? as compared to beta particle। अब वो कह रहा है state and explain the direction of electric field between the plate। अब देखो अगर वो अल्फा है तो अल्फा को अगर ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है अल्फा पे अपवर्ड फोर्स लग रही है। अल्फा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो भाई अगर अल्फा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऊपर वाली प्लेट आपकी नेगेटिवली चार्ज होगी, नीचे वाली पॉजिटिवली चार्ज होगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? सो वो कह रहे स्टेट एंड एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। अगर नीचे वाली पॉजिटिव है, ऊपर वाली नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अपवर्ड जा रही हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी। सब आप लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड, क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब वो अपवर्ड्स क्यों लिखेंगे आप? रीजन क्या है कि अल्फा पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, वो पॉजिटिवली चार्ज है, सो दे आर अट्रैक्टेड बाय अ नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। एज अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली charged particles and they are attracted by negatively charged plates, ओके। ऑब्वियसली बात यही है कि फिर ऊपर वाली आपकी नेगेटिवली, नीचे वाली पॉजिटिवली चार्ज है। अच्छा भाई, क्यूरियम 242 is a radioactive isotope. It emits alpha particles. It has a half life of 160 days. ठीक है, अच्छा जी, अल्फा पार्टिकल एमिट कर रही है आफ्टर 480 डेज, ठीक है, यानी 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद 16 160 डेज उसकी पहली हाफ लाइफ है, ठीक है। 320 डेज पे दूसरी हो जाएगी, 480 पे तीसरी हो जाएगी, देखने से ही पता चल रहा है 3 हाफ लाइफ गुजारनी है उसने। The mass of curium 242 is in a sample is 2.4 exponent negative 3. ये फाइनल मास है। Calculate the initial mass of the curium 242 in the sample, ठीक है। सैंपल में कह रहा है कि इनिशियल मास निकालो। सबसे पहले तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ देख लें। नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है, इज इक्वल टू 160, बल्कि नहीं, इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई 160, दैट विल बी 3। तो 3 हाफ लाइफ गुजारेगा वो, ठीक है। अब 3 हाफ लाइफ आ गया। अब आप
चाहे तो फॉर्मूला लगा लें, चाहे तो आप नहीं। सो 3 हाफ लाइफ के बाद उसका मास है 2.4। ठीक है, अब आप सोचिए, जब शुरू में उसका 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 मास था m, कोई भी मास रख लें आप, उसका इनिशियल मास कितना था, उसका मास, अब वैसे तो डायरेक्ट भी हम 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, वो भी कर सकते हैं। इनिशियल मास था m, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो मास कितना हो गया, m/2। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद वो हो गया m/4, और थर्ड हाफ लाइफ के बाद वो हो गया m/8। तो जब आप बैकवर्ड चलेंगे, यानी ये फाइनल मास है ये, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। तो फाइनल मास इनिशियल अपॉन 8 इज इक्वल टू फाइनल मास। ठीक है, अब देखो आपको फाइनल पता है, इनिशियल निकालना है, तो दैट्स व्हाई यू नीड टू मल्टीप्लाई। सो mf into 8, 2.4 into 10 to the power negative 3 grams multiply by 8। 2.4 into 8 करो तो मेरे ख्याल ये आ रही है 0.0192। ठीक है, अब ये ग्राम्स में आ रही है वैल्यू, अब ये ग्राम्स में वैल्यू है तो ठीक है, यानी कि 1.92 इंटू 10 -2 ग्राम, किलोग्राम में -5 हो जाएगा, सो दैट विल बिकम 1.9 इंटू 10 -5 kg हो जाएगा। सही है, 2SF में। क्लियर है बच्चों, अब सही है, सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल रखना। Cosmic microwave background radiation CMBR can be observed in every direction in space around us। तो सवाल ये पूछेगा, state when CMBR was produced at the time of just after Big Bang या at the time of creation of universe, just after Big Bang। ठीक है, ये when universe was formed। State and explain how the wavelength of this radiation has changed since it was formed। ठीक है, as the universe has expanded, तो जो उसके एक्सपेंशन की वजह से, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो आउटवर्ड एक्सेलरेट करी है, यूनिवर्स जो है वो आउटवर्ड एक्सेलरेट की है, जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हुई है। ठीक है, therefore the wavelength has got increased। Next, table 9.1 shows the data about the planets in our solar system: Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn। सबके रेडियस दिए हुए, रेडियस ऑफ ऑर्बिट अराउंड द सन दिया हुआ है, पावर 6 में 10⁻6 किलोमीटर में, और उसके बराबर में टाइम फॉर वन ऑर्बिट इन अर्थ ईयर्स दिया हुआ है। तो अर्थ का 1.0, इसका 1.9 है, और वीनस का 0.62 आगे तकरीबन 12 साल 29 साल एक्स्ट्रा का। और जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो अर्थ का 15 है, यहाँ पे -65 है, बाकी सारे भी गिवन है। द ऑर्बिट ऑफ वीनस इज अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर, कैलकुलेट द एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द वीनस, गिव यू आंसर इन किलोमीटर पर आवर। सो ये हो जाएगा सरकमफेरेंस अपॉन पीरियड, सो 2πr अपॉन पीरियड। अब देखो भाई, 2 पाई की वैल्यू रख लेना 3.142 मल्टीप्लाई बाई आर, सो वी आर टॉकिंग अबाउट वीनस। सो इसका है 108 इंटू 10⁻6 किलोमीटर डिवाइडेड बाई पीरियड। अब पीरियड कितना है उसका, ठीक है, तो वो अर्थ ईयर्स में भी कर सकते हैं, लेकिन खैर हमने अर्थ ईयर्स में नहीं लिखना, हम अर्थ ईयर्स में उसे कन्वर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि आगे जाकर उसे आवर्स में कंप्लीट करना है। ठीक है, आवर्स में उसको कन्वर्ट करना है। सो ये वीनस का 0.62 आवर्स, कौन से अर्थ आवर्स, अब अर्थ आवर्स नहीं सॉरी ईयर्स दिया हुआ है, तो हम क्यों इसको कन्वर्ट कर रहे हैं अर्थ के ईयर्स के अंदर, क्योंकि आगे जाके उसको उससे हम इसको अर्थ के आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर में हमने देना है आंसर। सो ये 0.62 अर्थ का ईयर है। अब एक ईयर में जरा इसको लेके चलते हैं, एक ईयर में हमारे पास होते हैं 365 डेज,
एक ईयर में होता है हमारे पास 365 डेज, और एक दिन में हमारे पास होते हैं 24 आवर। अब ये कन्वर्जन हो गई फाइनली, ठीक है। सो आप देख लें 2 पाई इंटू 108 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाई 0.62 मल्टीप्लाई बाई 365 है 0.62 मल्टीप्लाई बाई 365 मल्टीप्लाई बाई 24। जी चेक करिएगा आंसर क्या आ रहा है, 1.249 इंटू 10⁻³ 5 किलोमीटर पर आवर। इसको राउंड ऑफ करते हैं भाई। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे हम टू सिग्निफिकेंट फिगर में, तो सारे टू सिग्निफिकेंट फिगर में तो नहीं चल रहे, हाँ ये टू में ही है, टू में राउंड ऑफ कर लें, ये हो जाएगा 120,000, 3 4 और एक 5, ठीक है। 120,000 किलोमीटर पर आवर ऑर्बिटल स्पीड है। क्लियर है, आ रही बात समझ में बच्चों? 120,000 orbital speed. State how the average surface temperature of the planet changes as its distance from the sun increases. Decrease होगा obviously. सिर्फ इसने स्टेट करने के लिए क्या एक्सप्लेन नहीं बोला। Sketch a diagram to show the orbital path of the comet around the sun. Mark the position of the sun on your diagram. Orbital path जो है वो जाहिर सी बात है वो आपका elliptical orbit में होगा. So you need to draw an elliptical orbit. You need to draw an elliptical orbit. कि बहुत ज्यादा इलिप्टिकल मत बना दीजिएगा, बट ये है, और किसी एक जगह पे आप एस इधर बना दें सन को, उधर बना दें, किसी एक जगह पे आपको बनाना होगा। दो फोकस होते हैं, तो ये एक सन जो है वो एक फोकस पे। ड्रॉ अक्रॉस ऑन योर डायग्राम टू शो, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, मार्क योर पोजीशन एंड एस, एस को भी पोजीशन में हमने बता दिया। ड्रॉ अक्रॉस ऑन योर डायग्राम टू शो वेयर द कॉमेट इज ट्रेवलिंग विद द लोएस्ट स्पीड लेबल एल। लोवेस्ट स्पीड जो है वो इधर होगी भाई, फार अवे फ्रॉम द सन। क्यों? जितना दूर होगी उतना ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होगी, उतनी स्पीड कम होगी इसकी। क्लियर है? इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है बाकायदा, v² = gm/r। g इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, छोड़ दिए, m इज द मास ऑफ द सन, तो ये v² और r आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं जनाब। ये न्यूटन्स लॉ और कैपलर्स लॉ को मिला के ये फॉर्मूला बनाया। अगर आप ये वाला फॉर्मूला देख रहे हैं 2πr/t, तो मत देखिए, मत देखिए ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकला है, तो ग्रेविटेशन के फैक्टर की वजह से फॉर्मूला चेंज हो जाता है, इसलिए इस वाले फॉर्मूले को मत देखिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई द स्पीड ऑफ द कॉमेट चेंजेस एज इट ट्रेवल्स अराउंड द ऑर्बिट। भाई क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जब करीब आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी, दूर जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग हो जाएगी, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटीमीटर फोर्स जनरेट कर रही है, ठीक है। एक रीजन ये, दूसरा ये, एक तो ये मैं फोर्सेस से बता रहा हूँ, दूसरा एनर्जी की टर्मिनोलॉजी में भी समझ जाओ। जब ये दूर जाएगा तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जब ये करीब आएगा तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे स्पीड बढ़ जाएगी। आप फोर्सेस से भी समझ सकते हो, आप एनर्जी से भी समझ सकते हो। आ रही बात समझ में? फोर्सेस से इसलिए आपको नहीं बताते क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स का जो फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है। आ रही बात समझ में? हम बच्चों को इस फॉर्मूले से भी नहीं बता सकते, प्रॉब्लम ये है नहीं बता सकते फॉर्मूले से। कि सोचो ना, आर कम हो रहा है तो क्या वेलोसिटी कम हो रही है? नहीं, आर कम हो रहा है यानी इसका डिस्टेंस आर कम हो रहा है तो वेलोसिटी तो बढ़ रही है, तो फिर ये रिलेशनशिप काहे का है? तो बेतुका है। इसलिए बच्चों को वो बताया जाता है जो उन्होंने पढ़ा हुआ होता है, यानी एनर्जीज के टर्म में बताया जाता है। हम फोर्सेस के टर्म में भी पढ़ सकते हैं ये चीजें, ठीक है। सो अलाओ जो आपके सिलेबस में उसी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। आओ क्या लिखेंगे भाई? देखो पहली बात तो ये कि एज वी नो दैट टोटल एनर्जी, ठीक है, ऑफ क्या है? कॉमेट, ठीक है,
is equals to the sum of gravitational potential energy plus its kinetic energy. Is that clear? ठीक है? So as it it comes closer, as it comes closer, its gravitational potential energy decreases, but kinetic energy increases, due to which speed increases. ठीक है? Vice versa is true when it goes away from sun. Clear है? Done?